सुन रहे हैं लिसनिंग विद सुनील। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कहानियाँ लिखता हूँ। आज की रात बहुत ही भयानक होने वाली है। अंधेरा सिर्फ रोशनी को नहीं, इंसान को भी निगल लेता है। जब खौफ अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बॉडी के साथ वार्ड नंबर 13 में रुका हुआ था। राजेश और गार्ड वो लोग जा चुके थे। डेड बॉडी के बगल में एक कुर्सी रखी हुई थी। वहाँ जाके मैं बैठ जाता हूँ और अपने जेब से फ़ोन निकालता हूँ और चलाने लगता हूँ। मैं गाने सुन रहा होता हूँ। गाना चलाते चलाते मैं उस गाने में खो जाता हूँ। तभी एक आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि किसी ने कान के पास फुसफुसाया हो और हल्के शब्दों में कहा हो, गाना बंद कर दो। मैंने पीछे देखा और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और फिर मेरा ध्यान अपने फ़ोन पे गया। नेटवर्क गायब हो चुके थे। मतलब कि वो आवाज़ आते ही बहुत सारी हलचल होने लगी वहाँ पे। मेरे फ़ोन का नेटवर्क गायब हो जाना और जो लाइट थी वो हल्की डिम डिम करके बंद रही है। वो जो चर्र चर्र की आवाज़ आ रही है। खिड़कियाँ भी अपने आप खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। मुझे हल्का हल्का डर सा लगने लगा। मेरा खून मानो सूख चुका था उस समय। मतलब मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि नेटवर्क का गायब हो जाना और लाइट का बंद होना बुझना एक अलग तरह का संकेत दे रहा था मेरे दिमाग में। और दिमाग ने मेरा काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। वहाँ की हवा मानो एकदम से ठंडी हो गई हो। मतलब एक अलग सा डर घुल गया हो उस हवा में। वहाँ पे एक हल्की हल्की स्मेल आ रही थी जो इतनी गंदी थी कि वहाँ रुकना मतलब एक सेकंड भी बेहाल हो जाए। तभी अचानक दरवाजे पे किसी की नॉक करने की आवाज़ आई। मेरी जान में जान आ गई बिल्कुल कि लगता है गार्ड वापस आ गया है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, सामने से एक वार्ड बॉय आता है। उसकी शक्ल बहुत भयानक थी। मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब उसकी आंखें धंसी हुई थी। उसका जो चेहरा था एकदम एक तरफ से दबा हुआ था और मतलब उसकी आंखें एकदम मतलब सिर्फ पुतलियां नज़र आ रही थी। वो इतना डरावना लग रहा था कि मैं एकदम कौन हो तुम, कौन हो, मंदिर बताओ। और वो धीरे धीरे मेरे एकदम करीब आने लगती है। मानो कि मैं चिल्लाना चाह रहा था उस समय, बहुत तेज चिल्लाना चाहता था, पर मेरी आवाज़ से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा गला एकदम सूख गया था। मेरा दिमाग एकदम ठंडा पड़ गया था। वो जैसे जैसे मेरे करीब आ रही थी, मेरे दिमाग ने सोच लिया था कि आज शायद मैं नहीं बच पाऊँ। और मैं अपनी आंखें इधर उधर कर रहा था। जो वहाँ पे बॉडियाँ थी वो अपने आप हलचल करने लग रही थी। वो देखकर मेरी सांस एकदम रुक गई थी। वो वार्ड बॉय मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें भूख लगी है? ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। और उस प्लेट में मैं देखता हूँ सिर्फ मांस के टुकड़े थे। जैसे ही वो हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाता है, वैसे ही मेरी आंखें बंद पड़ जाती हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ कुछ पल के लिए। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुलती है। देखता हूँ अभी भी वहाँ पे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और वो वार्ड बॉय भी वहाँ पे नहीं था। और मैं जाके उस कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। अब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डर बैठ गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है, जो मेरे और इस बॉडी के अलावा भी कुछ है यहाँ पे, जो कि दिख नहीं रही है पर महसूस हो रही है। वो डर मेरे को अंदर से ही खा रहा था। मैंने फिर से फ़ोन जेब से निकाला और देखा अभी भी नेटवर्क नहीं था। मेरे फ़ोन की बैटरी भी बंद पड़ने को थी। तभी मेरी नज़र अचानक राजेश की माँ पर पड़ती है। वो बॉडी थोड़ी सी हलचल करती है। वो जो उसकी उंगलियां थी हल्की सी हिलने लगती है।
वो हलचल देखकर मेरे दिमाग में फिर से वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। हो ना हो कोई ये नहीं चाहता कि मैं किसी को कॉल करूं। मैं समझ चुका था यहाँ पे कोई बहुत बुरी शक्तियाँ हैं यहाँ पे, और एक नहीं बहुत सारी हैं। मेरी नज़र नीचे फर्श पे वाइट शीट पर पड़ी जो बिल्कुल शांत थी अब तक। इस बार धीरे से ऊपर उठने लगी, जैसे कोई अंदर से खड़ा हो रहा हो। मुझे लगा एक पल के लिए कि उसमें से कोई चीज़ निकली और एकदम से एक आवाज़ आई। वो बहुत मोटी थी, ऐसा लग रहा था किसी मर्द की आवाज़ हो। तुम ऐसे जाओगी। और ये करते ही सीट पूरी गिर जाती है। एक काला साया पूरी बॉडी कवर किए हुए आता है, सीधा मेरी तरफ देख रहा होता है। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और उसके पैर तो होते ही नहीं हैं, और वो मेरे सामने एकदम खड़ी हो जाती है। मेरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है और मैं लंबी लंबी सांसें लेने लगता हूँ। तभी गार्ड की अचानक आवाज़ आती है, अरे बेटा ठीक हो तुम? हाँ हाँ अंकल, ये यहाँ पे कोई है, देखिए सामने कौन खड़ा है। गार्ड चारों तरफ देखता है, कोई भी सामने नहीं रहता है। और फिर मेरी अचानक सामने नज़र फिर से दोबारा पड़ती है, वो चीज़ गायब हो जाती है। जितनी भी सारी चीज़ें थी वहाँ बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ गई थी। गार्ड हल्का सा मुझे देखकर हंस पड़ता है। बेटा मुझे यहाँ 3 साल हो गए हैं ड्यूटी करते हुए, जैसा तुम बता रहे हो ना ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल कंफ्यूज था, मतलब मेरे साथ 1-2 घंटे में बहुत कुछ हो चुका था, और गार्ड बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। वो मेरे से कहता है, बेटा घबराओ मत, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं अभी डिनर करके आता हूँ, और इस बॉडी से बिल्कुल भी मत हिलना। मैं यूँ गया और यूँ आया। धीरे धीरे उसके कदम की आवाज़ गायब होने लगती है, फिर से सन्नाटा पसरने लगता है, फिर से वहाँ पे हल्की हल्की हलचल शुरू होने लगती है, फिर से वहाँ पे फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगती है। एक अजीब सी सन्नाहट पसरी होती है। सिर्फ मुर्दे घर की ठंडी हवा उस रूम में घुल गई थी और एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। फिर से वो जो वाइट शीट थी उसके नीचे से जैसे लग रहा था कोई खरोच रहा हो, उसको खर खर की खरोच रहा हो। मतलब मेरा गला फिर से सूख गया। वो नब भी मेरा बंद था। ट्रॉली जिसमें राजेश की मम्मी की बॉडी रखी थी वो आगे बढ़ने लगी। डर के मारे चीखने की कोशिश की, पर आवाज मानो गले में ही रुक गई हो। मेरा दिल रुक रुक कर सांसें ले रहा था, मानो उस रूम के अंदर 5 बॉडियां थी। 5 बॉडियां मेरे सामने ही वो उल्टी लटक रही थी, और जिस ट्रॉली पे राजेश की मम्मी थी वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी, और झटके से वो बॉडी एकदम उठ के बैठ जाती है। सफ़ेद चादर पूरी खिसक जाती है, और उस फेस को जब मैं देखता हूँ तो वो फेस वो नहीं था जो मैंने थोड़ी देर पहले राजेश की मम्मी का मैंने उसके घर जो देखा था। मैंने बहुत बार उसकी मम्मी को सामने से देखा था, पर जो अभी मैं अपने सामने देख रहा था, शकल पूरी पपड़ी सफ़ेद कलर की छोड़ रही हो, आंखों में एकदम लहू हो, और बाल जो थे एकदम बिखरे हुए थे, और तिरछा मुंह करके वो एक अलग से खर्राटे वाली सांसें ले रही थी। इस तरह की सांसें ले रही थी वो। ये देखकर मतलब मेरा खून सूख गया था एकदम, मानो मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, मेरी आवाज़ फिर से बंद हो गई थी। मुझे सामने आता वो गार्ड दिख रहा था, पर मैं चाह कर भी मैं अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा था। और जैसे ही वो उसकी मम्मी में एकदम मेरे करीब आ जाती हैं, और वो जो वार्ड बॉय दिखा था वो भी राइट साइड में मेरे बिल्कुल करीब होता है, और जो सफ़ेद कलर की जो नीचे फर्श बिछी थी
उसमें से जो काला कलर का जो साया निकला था वो भी मेरे पास खड़ा हो जाता है और मेरी जो शरीर थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और मेरी आंखें बंद पड़ जाती हैं। मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था उस समय और मैं बेहोश हो गया था। और जब मेरी आंखें खुलती है तो मेरी आंखों के सामने राजेश और वो गार्ड खड़ा था। मैं गहरी सांस लेता हूँ और बोलता हूँ, अंकल मैंने कहा था ना यहाँ कुछ है, आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। राजेश यार यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे स्पिरिट है जो कि इस 2-3 घंटे में मेरे को बिल्कुल ही एकदम मतलब पागल कर दिया यार। राजेश मेरी आंखों में देख रहा था, वो मेरे कंधों पे हाथ रखता है, कहता है, दोस्त तुम काफ़ी थक गए हो, तुम घर जाके आराम करो, मैं यहाँ पे संभाल लूँगा, पापा भी अभी आने वाले हैं। मैं राजेश की आंखों में देखता हूँ, वो मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा था, वो मुझ पे ऐसा लग रहा था कि मुझे तरस कर रहा था। फिर मैं वहाँ से बोल के चला आता हूँ कि अपना ख्याल रखना, मैं कल मिलता हूँ तुमसे। मैं जैसे ही उस हॉस्पिटल के बाहर जाता हूँ सडनली मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ जाता है और मैं पीछे हॉस्पिटल की तरफ मुड़कर देखता हूँ। वो वार्ड बॉय मुझे देखकर हंस रहा होता है और मेरे कान में एक फुसफुसाने की आवाज़ आती है, परवीन वापस हॉस्पिटल में आओ ना। मेरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है और मैं फटाफट अपनी स्कूटी स्टार्ट करता हूँ और वहाँ से निकल पड़ता हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी वार्ड नंबर 13। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे पूरा सपोर्ट करें ताकि ऐसी ढेर सारी कहानियाँ मैं लेकर आऊँ। और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या हुआ हो तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं मेरे नीचे दी गई इंस्टा आईडी पे या जीमेल आईडी पे। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।